So I would like to ask our parents कि how was their day? आपका आज का दिन कैसा था? वो बताएं हमें चैट बॉक्स में। सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें कि आपका डे कैसा था। नमस्कार एवरीवन, नमस्कार प्रीति मैम, नमस्कार मंजू मैम। सिंपल सेंटेंस में हम बता सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन कि मेरा आज का दिन कैसा था, तो आई कैन से दैट it was a very normal day. So nothing special happened, but yes, I felt energetic. How was your day, Manchana? Today is Sunday and it was not working for me today, so I just enjoyed the holiday that I had. तो That's हाँ, so मेरे good. लिए संडे संडे जैसा था. अरे वाह, ये भी एक आंसर है। तो आप, मैं दूसरे पेरेंट्स से भी जानना चाहूंगी कि आपका संडे कैसा था, आपका दिन कैसा था। चलिए, जब तक आप हमें शेयर करते हैं कि आपका दिन कैसा रहा, तब तक हम बात करते हैं कि हमने जो पेरेंटिंग वेबिनार की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, अब इसे काफी टाइम हो गया। आई थिंक मुझे और हिमांशु मैम को तो आदत होती है कि हम, हमारे लिए इतना ऑब्वियस हो गया है कि हर संडे को हम अपने आप ही रेडी होते हैं। हमें दिमाग में रहता है कि हाँ, 4 बजने वाले हैं लिटरली। अब अगर हम सोचे तो हमें शायद अलार्म लगाने की या फिर कोई रिमाइंडर रिमाइंडर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमें ये ऑब्वियस होता है कि अच्छा 4 बज गए होंगे, ये टाइम हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं आप लोगों से मिलने के लिए। तो पेरेंटिंग वेबिनार में हमने ऑलरेडी काफी सारे वेबिनार कर लिए हैं और ये हमारा 31st वेबिनार है इस सीरीज का। तो वी आर रियली एक्साइटेड कि हमने 30 वेबिनार सक्सेसफुली कंडक्ट करे हैं। अब अगर हम बात करें स्कूल के बारे में कि जो यूरो इंटरनेशनल स्कूल से ये वेबिनार स्टार्ट करे हैं, वो स्कूल फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। बिकॉज ये एक वेबिनार इसी बात का प्रमाण है कि हम टेक्नोलॉजी में भी आगे चल रहे हैं और हम पेरेंट्स से रेगुलरली कनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली इट इज नॉट फीजिबल फॉर एवरीवन टू कम हियर एंड मीट अस। सो फ्यूचरिस्टिक स्कूल होने का एक प्रमाण देता है कि हम हर समय आप लोगों से वर्चुअली मिलते हैं। इसी तरीके की और बहुत सारी चीजें जो फ्यूचर में हमारे बच्चों को काम आने वाली है, वो यूरो इंटरनेशनल स्कूल अपने बच्चों को सिखाता है। और उसी का एक दूसरा हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि स्कूल का जो ये फ्यूचरिस्टिक वर्ड है, उसके पीछे का मिशन और विजन क्या है कि हमें क्यों इस तरीके का स्कूल है वो बनाया गया है, उसका क्या, स्कूल क्या चाहता है अपने बच्चों से, और किस क्या मिशन है, क्या विजन। तो अगर मिशन की बात करें तो यूरो इंटरनेशनल स्कूल का जो मिशन है, वो जितने भी जो हम बात करें ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसको नर्चर करने का जो मेन मिशन है, ताकि जो इंडिविजुअलिटी है, जैसा कि हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलग होता है, उस इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कर सके और जो हमारे हीरोइट्स है उनके अंदर जो पैशन है उसको पहचान सके और उनको हेल्प कर सके आगे लाइफ में। और अगर मैं विजन की बात करूं तो स्कूल का जो विजन है वो है ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करना जो कि कॉन्शियस है, कैपेबल है, क्रिएटिव है और लीडर्स हैं, जो कि दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तो ये हमारे स्कूल का मिशन और विजन है। इसी के साथ में अगर मैं आपको शेयर करूं कि जो यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, वो एक नया मॉडल लेके आया है। शायद आप लोगों ने अब तक नाम भी सुना होगा उसका। मुझे लगता है कि काफी पेरेंट्स तो विजिट भी करके गए होंगे। और हिमांशु मैम अभी कुछ दिन तक छुट्टी पे थी, तो उन्होंने भी कल फाइनल जो बना हुआ फिनलैंड मॉडल एजुकेशन मॉडल जो है वो देखा। तो हिमांशु मैम, आपको क्या लगता है, वुड यू लाइक टू शेयर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Of course. So,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर, जब वो बिल्डिंग बन रही थी तो मैं और किरण मैम डेलिबरेटली वो बिल्डिंग विजिट नहीं कर रहे थे। एंड yesterday when I visited the new building of our that is based on Finland model, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं स्कूल में हूँ, मुझे ये लग रहा था कि मैं किसी आश्रम में हूँ जहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और जहाँ पे अगर कोई लो एनर्जी में भी इंडिविजुअल एंटर कर रहा है तो इतनी हाई और इतनी प्योर वाइब्रेशंस है कि उसकी ऑटोमेटिकली एनर्जी अप होने वाली है। तो बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस को मैंने बहुत ही छोटे शब्दों में, कम शब्दों में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी स्कूल विजिट कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज कम टू आवर न्यू बिल्डिंग, प्लीज कम टू आवर स्कूल एंड विजिट आवर स्कूल एंड एक्सपीरियंस द सेम व्हेन यू विजिट देयर। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है जो फिनलैंड एजुकेशन मॉडल है वो लेकर आए हैं हमारे डायरेक्टर सर, जिन्हें आप सभी जानते होंगे, मिस्टर शिवराम, जो कि जाने जाते हैं अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए कि कैसे वो 10 साल आगे का सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हम ये होप करते हैं कि आगे जो फिनलैंड मॉडल है वो 10 साल में एक नई मिसाल कायम कर देगा। तो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो न सिर्फ यूरो इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं, बल्कि इसके साथ ही कोट विद्या और फनुस्ता ग्लोबल के भी को फाउंडर हैं। और उन्हें अपनी ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है, इनोवेटिव अप्रोच है, उसके लिए राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड भी मिला है रिसेंटली। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि जब इतने बड़े लेवल पे एफर्ट्स रिकॉग्नाइज होते हैं तो उस परिवार के हर इंसान को बहुत अच्छा लगता है। और आप सब भी हमारा परिवार है, तो आई एम श्योर कि आप भी कनेक्टेड फील करते होंगे। अभी अगर हम बात करें कि जो फिनलैंड मॉडल है वो हमने आपको दिखाया, तो यहाँ कुछ फोटो आपको दिखेगी, लेकिन आई वुड से कि उससे अच्छा एक्सपीरियंस, उससे कई गुना आपको एक अलग अनुभव होगा जब आप यहाँ विजिट करेंगे। तो जैसा कि मानसी मैम ने बोला कि वी रिक्वेस्ट यू ऑल कि एटलीस्ट एक बार देखने आए ताकि आप उस फीलिंग को महसूस कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वेबिनार का ट्रेडिशन है वो रहता है कि जब भी हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू काइंडली सिट इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन। कोई भी आराम से बैठ जाए, अगर सो रहे हैं तो लेट रहे हैं तो लेटे लेटे भी आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, और जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है वैसे ही हम थोड़ा सा अपने जो, या तो आप सांस पे ध्यान लगा सकते हैं, हृदय पे ध्यान लगा सकते हैं, कोई भी जगह फोकस करने की कोशिश करें।
कि आप लोग हमारे साथ मेडिटेशन आपने किया होगा, तो हाउ डिड यू फील, लाइक आप में से कोई ऐसा है जो रेगुलरली या फिर मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस उन्होंने पहले भी करी है या फिर जो डे टू डे लाइफ में करते? आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज मैंने और हिमांशी मैम ने रिसेंटली स्टार्ट किया है कि हम रेगुलर थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मेडिटेशन के साथ में रेगुलर हो पाए, डेली मेडिटेशन कर पाए। तो अगर कोई करता है तो वी वुड लाइक टू नो, हमें भी ऐसा लगेगा कि I शायद guess हम one of the individual has raised their hand. निखा मैम ने अपना हैंड रेज किया है, तो आई गेस वो अभी रिसेंटली या फिर पहले से ही मेडिटेशन के प्रोसेस में इंडल्ज हो रही होंगे। यस डेफिनेटली, एंड वी वुड शेयर कि पिछले दिनों में हमने मेडिटेशन के थ्रू ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जो एनर्जी है वो भी बहुत हाई रहती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था कि आई आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, ऑल्दो आई वाज सिटिंग इन ऑफिस डूइंग द वर्क, कुछ ऐसा अलग कुछ भी नहीं हुआ, बट स्टिल आई वाज एबल टू होल्ड माय एनर्जीज। वो शायद कहीं ना कहीं हमारी जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, शायद होपफुली आई विश कि उसका असर हो। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट ईच वन ऑफ यू टू regularly start meditating. It is very good for all of us. So I will share my screen and we will start with today's topic. तो हम आज के वेबिनार से स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है 7 थिंग्स यू मस्ट नॉट टीच योर किड्स अबाउट। ऐसी 7 चीजें जिसको लेके आप अपने बच्चों के साथ में मजाक नहीं करना चाहिए आपको। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आप सब लोगों से जानना चाहती हूँ। पहली चीज तो आज वेबिनार, क्योंकि हम टुडे इज आवर 31st वेबिनार और आपको पता होगा कि हम इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि ऐसा क्यों पेरेंट्स को ही क्यों बोला जा रहा है कि आपको बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए या फिर इस तरीके से बच्चे से बात नहीं करनी चाहिए? पेरेंट्स को ही क्यों बोला जाता है? मेरा ये सवाल आप सबसे है। आप इसका जवाब मैसेज के थ्रू चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और लैंग्वेज इसमें बैरियर नहीं है। आप हिंदी का प्रयोग ले सकते हैं, आप इंग्लिश को यूज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स को ही क्यों बोला जा रहा है। ओके, सो एक आंसर आया है, जैसे हम करेंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे हमसे। बिल्कुल सही है, आपने एकदम सही जवाब दिया है कि जैसे हम करेंगे वैसे ही बच्चे रेप्लिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारी आदतों से, हमारे बिहेवियर से, हमारी भाषा से, हमारे बर्ताव से सीखते हैं। इसके अलावा कोई और आंसर आप में से देना चाहेंगे कि पेरेंट्स को ही क्यों बोला जा रहा है कि ये 7 चीजें आपको नहीं करनी चाहिए? अपने बच्चे को इन 7 चीजों को लेके नहीं चिढ़ाना चाहिए या फिर उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। Is there anyone else who would like to answer? Okay, so I'll wait for 10 seconds. देखते हैं कि आप में से कोई और आंसर करना चाहते हैं क्या, और else we will start today's webinar with the topic. Okay, most of time children spend their पेरेंट्स, ओके, तो ज्यादातर टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में स्पेंड करते हैं। ये एक बहुत डीप इम्पैक्ट डालता है बच्चे के ऊपर। ओके, नाइस। दोनों ही जो मैसेजेस हैं वो एक दूसरे से थोड़े से कोरिलेट कर रहे हैं, तो मैं एक बार इनको नैरो डाउन कर देती हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो अपना ज्यादातर टाइम पेरेंट्स के साथ में स्पेंड करते हैं और इसकी वजह से एक डीप कनेक्शन बनता है बच्चे और पेरेंट के बीच में, अगर वो सही है तो कनेक्शन। अगर वो इंडल्ज जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहे तो वो डिस्टेंस भी क्रिएट कर सकता है बच्चे और पेरेंट के बीच में। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पेरेंट्स के थ्रू बच्चे जो हैं वो इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। चिल्ड्रन आर वेरी क्लोज टू अस। ओके, यस, हाँ, बच्चे हमारे बहुत करीब होते हैं और हम जो भी बातें बोलते हैं उनका डायरेक्ट असर बच्चों पे पड़ता है। अब ये एक एग्जैक्ट आंसर आया है जो कि मुझे चाहिए था कि पेरेंट्स जो भी बातें करते हैं उनका एक डायरेक्ट असर आता है बच्चों के ऊपर।
और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ही वो दो इंडिविजुअल हैं जो कि सबसे ज्यादा केयर करते हैं बच्चे की सेफ्टी की, बच्चे की नॉलेज की, बच्चे की ग्रोथ की, बच्चे की डेवलपमेंट की। ऑल्सो पेरेंट्स ही वो लोग हैं जो बच्चे से सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि मदर के वूम में अगर एक बेबी है, एक मदर प्रेग्नेंट है बच्चे को लेके, तो इवन जो बच्चा है उसके हियरिंग सेंस काम करते हैं और वो अपनी मदर की आवाज सुन सकता है। तो वहीं से एक कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर हम कुछ भी उनको बोलने वाले हैं, तो वो उनको कोई ना कोई प्रभाव उनके बिहेवियर में, उनकी थिंकिंग में डालने वाला है। तो एक छोटा सा सम अप कर देते हैं इसको, कि पेरेंट्स जो भी बातें बोलते हैं वो बच्चे के खुद की बातें बन जाती है। इसका मतलब क्या है? ये पहले भी हमने वेबिनार में डिस्कस किया हुआ है कि पेरेंट्स जो भी स्टेटमेंट देते हैं बच्चे को, बच्चे धीरे धीरे उन स्टेटमेंट्स पे बिलीव करने लग जाते हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हो, तो बच्चा धीरे धीरे नेगेटिव स्टेटमेंट्स पे बिलीव करने लग जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी भी चीज को लेके, तो बच्चा उस क्रिटिसिज्म पे बिलीव करने लग जाएगा। कुछ पेरेंट्स ने और रिप्लाई दिए हैं, हम बहुत ज्यादा ही केयरफुल हो जाते हैं ड्यू टू ओवर अटैचमेंट, सो पेरेंट्स फॉर स्मॉल थिंग्स ऑल्सो पेरेंट्स होल्ड देम ड्यू अटैचमेंट। हाँ, ऐसा होता है कि हम हमारे बच्चे में एकदम उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी से पीछे ना रहे, हमारा बच्चा बहुत अच्छी चीजें अचीव करे। और इस मोटिव के पीछे हम छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लग जाते हैं। जैसे कि ठीक तरीके से बोलता नहीं है मेरा बच्चा, या फिर मेरा बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, खाना अच्छे तरीके से नहीं खाता है, बात बहुत ज्यादा करता है। ऐसी चीजों पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, राइट? और हम बच्चे को समझाने की बजाय बच्चे को डायरेक्ट डांट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एक और रिप्लाई है, शालू मैम रिप्लाई कर रहे हैं कि पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। वेरी नाइस। कि हम जो भी स्टेटमेंट्स काम में लेने वाले हैं वो बच्चे के कॉन्फिडेंस पे भी इफेक्ट डालने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हमारे स्टेटमेंट्स, कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं और हम किस तरीके से उन्हें काम में लेते हैं जिसकी वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो इसमें सबसे, मुझे किरण एक मैम यू चीज आर याद ऑन आती म्यूट आई गेस। हाँ, है। आप नाउ am I यू आर audible? ऑडिबल। Okay. हाँ। So, यहाँ पे मुझे एक चीज याद आती है कि आई हैव हर्ड दिस अ लॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स, और जो भी बच्चे आते हैं प्रॉब्लम होती है शेयर करते हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ये स्टेटमेंट सुना है या फिर खुद सोचा है, या किसी आपके बच्चे ने आपको बोला हो कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसा बता ही रहे हैं तो क्यों ना मैं ऐसा ही बन जाऊं। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर कभी ऐसा सुना हो कि हाँ, शायद ये चीज तो तुमने ही करी होगी, तो बच्चा सोचता है कि जब मुझे ब्लेम मिल ही रहा है तो क्यों ना मैं कम से कम कर ही लूं इसको। ये कॉमन बिहेवियरल पैटर्न है बच्चों का, और थॉट प्रोसेस भी ऐसे हो जाता है कि जब ब्लेम ही कर रहे हैं तो फिर वो अगर वैसा वैसा कुछ बिहेवियर कहीं भी कर रहे हैं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है एज ए पेरेंट अपनी, तब भी वो अडॉप्ट कर लेते हैं बिहेवियर्स कि चलो जब ब्लेम हो ही रहा है, जब मुझे बताया ही ऐसा जा रहा है तो मैं ऐसे ही बन जाता हूँ। एग्जैक्टली वो ऐसे स्टेटमेंट्स काम में लेते हैं कि मैम वो तो ऑलरेडी मेरे को ऐसा ही समझते हैं, तो फिर मैं ऐसा बन ही जाता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, वो कौन सा मुझ पर विश्वास करने वाले हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट्स होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स क्या कभी आपके बच्चे ने आपसे शेयर करे हैं? ओके, सो फर्स्ट इज वेट। एंड वी ऑल नो कि हम सब लोग डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, हम सबका सोचने का तरीका अलग है, दिखने का तरीका अलग है, और दिखने में वेट भी एक चीज आती है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपना वेट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन रखते हैं, बट देन अगेन देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर चबी, जो कि अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, या फिर स्किनी, जो कि अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कम वेट पे रखते हैं। और आ, वो अपीयरेंस में ऑब्वियसली पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे दिखें। इस चक्कर में हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि भाई जो चबी और स्किनी है अगर बच्चा, वो किस रीजन की वजह से। और हम यूजुअली कैसे स्टेटमेंट्स काम में लेते हैं कि तेरे पे तो कोई कपड़े अच्छे ही नहीं दिखते हैं, तू इतना मोटा है, तेरे को तो कोई साइज का कपड़ा आता ही नहीं है, थोड़ा कम खाया कर, बाकी बच्चों को देख,
उनको देख कितने अच्छे लगते हैं उनके कपड़े। तो हम क्या कर रहे हैं, चाहते तो हम ये है कि हमारे बच्चे का अपीयरेंस अच्छा लगे, लेकिन हम स्टेटमेंट्स ऐसे काम में ले रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे की मेंटल हेल्थ और ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। फिजिकल हेल्थ तो है जिसका रीजन हमने पोटेंशियली पता लगाने की कोशिश नहीं करी है। हो सकता है कि बच्चे को ऑलरेडी कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो या मेंटल स्ट्रगल हो जिसकी वजह से वो बिंज ईटिंग करता हो। बिंज ईटिंग क्या होता है? बिंज ईटिंग होता है कि सपोजिटली आइसक्रीम का बहुत बड़ा मैं बाउल लेके बैठ जाऊंगी, मेरे साथ कुछ भी बुरा होगा, मेरे को बस खाना चाहिए। दैट इज बिंज ईटिंग। या फिर यूजुअली मेरे साथ कुछ भी अगर बुरा होगा तो मुझे खाना बहाएगा ही नहीं, मुझे वॉमिट जैसा फील होगा। एंड दिस हैपेंस विद पीपल, इवन विद सेलिब्रिटीज एज वेल। जैसे कि इलियाना डिक्रूज है, अगर आप जानते होंगे, आपने उनकी मूवीज देखी होंगी, तो उनको खुद को ईटिंग डिसऑर्डर है एंड उनको खुद को बॉडी इमेज इशू है। वो खुद काउंसलिंग के लिए जाती है। तो सोचिए, जब एक एक्ट्रेस को हो सकता है, जो कि हमारी इंडिया में तो बहुत ब्यूटीफुल कंसिडर किया जाता है एक्ट्रेसेस को, अगर उन्हें बॉडी इमेज इशू हो सकता है, तो हम नॉर्मल पर्सन जो कि सेलिब्रिटी नहीं है, उनको क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती है बॉडी इमेज की? उन्हें भी हो सकती है। और ये कैसे हुई है? क्योंकि हमने उन्हें फीड ऐसा कर दिया है बच्चों को। हमें इंस्टेड ऑफ नेगिंग आवर किड्स ऑन देयर बॉडी वेट, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग देम ऑन देयर बॉडी वेट, हमें ये पता लगाना चाहिए कि अगर बच्चे का बॉडी वेट सही नहीं है तो वो किस रीजन से है। कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो पुट ऑन नहीं कर पाते, या फिर कुछ लोगों को थायराइड होता है जिसकी वजह से वो पुट ऑन नहीं कर पाते, या फिर वेट लूज नहीं कर पाते हैं, या फिर ऑलरेडी उन्हें कुछ ऐसा मेंटल स्ट्रगल तो नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स डेवलप कर लिए। इवन आई रिमेम्बर, एक बच्चा मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता था, तो उसका वेट जो है उसकी हाइट से ज्यादा है। एंड वो यूजुअली क्या करता था, उसने एक अनहेल्दी पैटर्न डेवलप कर रखा था। उसके घर पे टीवी लगा है, टीवी के सामने काउच है, सोफा है, और वो सोफे पे बैठ के सारे टाइम खाता रहता है। और उसके पेरेंट्स उस चीज से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। तो इंस्टेड कि वो पता लगाएं कि बच्चा ऐसे क्यों खा रहा है, पेरेंट्स आते ही, जैसे ही फादर घर में आते हैं, तो सारे दिन टीवी के सामने पड़ा रहता है, खाता रहता है, और तो कुछ आता जाता है नहीं। बस सारे दिन टीवी दिखा लो, इसको खाने को दे दो, कुछ प्रोडक्टिव इसको करना नहीं है। और वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा। तो अब अगर वो बच्चा डिटरमाइन होके पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, तो इट इज पॉसिबल कि उसका वो जो एक डिटर्मिनिज्म है वो हम दूसरी जगह भी यूज में ले सकते हैं। तो जैसे ही उसके फादर घर में आते थे ना, वो बच्चा इतना अनकंफर्टेबल हो जाता था, अपने फादर के सामने बोल भी नहीं पाता था। तो एक तो उसका ना तो वेट सही हुआ, दूसरा ना ही उसके साथ उसके फादर के रिलेशन सही हुए, तीसरा ना ही उसने ईटिंग के हेल्दी पैटर्न्स डेवलप करे। तो वी वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ नैगिंग द चाइल्ड इन दिस, ट्राई टू फाइंड कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से बच्चे का वेट सही नहीं हो पा रहा है, और उसको क्रिटिसाइज कॉन्स्टेंटली करने के बाद बजाय हम बच्चे को हेल्दी पैटर्न्स में डेवलप करा सकते हैं। तीसरी चीज इससे क्या होती है कि बच्चा बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। उसे ये लगता है कि वो किसी भी अच्छी चीज के लिए वर्दी नहीं है, और उसे ये लगता है कि फॉर एग्जाम्पल उसे ऑडियंस में बोलना है, स्टेज पे बोलना है, तो बच्चा वहां पे खड़ा होकर खुद इनिशिएटिव नहीं लेगा कि वो किसी भी एक्टिविटी में पार्ट करे, ऑडियंस के सामने बोले। इट माइट बी पॉसिबल उसे ये लगे कि मैं बहुत मोटा हूं, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि घर पे ही हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, तो वो खुद की नजरों में भी खुद को इम्पोर्टेंस देना भूल जाता है। So I hope this point is clear to you, and we will move ahead to another point. Anji ma'am, this topic is somewhat, we can relate with it because since my childhood, I have been, not very much, I didn't have much weight as a person. Like मेरा जो weight था generally 45 to 50 के around ही रिवॉल्व करता था। तो उस ड्यूरेशन में आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने ऐसा हमेशा बोलते थे कि अभी जोर से आवाज चल रही है तो अंदर चले जाओ।
ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करी है। अर्लियर वी डिडंट नो कि हाउ टू एड्रेस दीज थिंग्स, कैसे इन चीजों को एड्रेस करना है। वो हम भी बच्चे ही थे, बट अभी जब बड़े हुए तो अब हमें समझ में आ गया कि इनसे कैसे डील करना है। सो हम भी अपने बच्चों को अगर सिखा दें तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। और आई वुड सजेस्ट कि हमें इस तरीके की चीजें उनके दिमाग में लानी ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अभी हम बात करें जो नेक्स्ट मेजर थिंग है जिसको लेके हमें हमारे बच्चों को कभी टीज नहीं करना चाहिए, वो है लुक्स, अपीयरेंस। ये समवट वेट से रिलेटेड ही है कि आप कैसे दिखते हैं, लेकिन वेट के साथ में कुछ और चीजें भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उनका फेस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ड्यू टू सम एक्सीडेंट और कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई उनके फेस पे कोई इंजरी है या फिर कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी इंजरी है, तो उसको लेके भी मैंने देखा है कि हम एज ए पेरेंट कई बार खुद भी उसको लेके इनसिक्योर रहते हैं कि अच्छा इसको बाहर लेके जाएंगे, लोग पूछेंगे। तो हमें पहले एज ए पेरेंट उन चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चे को लेके एम्बेरस फील करेंगे तो आप सोच सकते हो कि बच्चा कैसा फील करता होगा। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि उस बच्चे को किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है जब उसके पेरेंट्स भी उसको लेके एम्बेरस फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आजकल देखते हैं कि ब्रेसेस तो बहुत सारे बच्चे लगाते हैं कि दांतों के अलाइनमेंट के लिए ब्रेसेस लगवाते हैं। तो ब्रेसेस की वजह से बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उनके साथ के बच्चे या फिर पेरेंट्स हैं वो उनको बोल देते हैं बहुत सारी चीजें कि ढंग से खाना खा, खाना फंस जाएगा अभी देख। इस तरीके के जो डायलॉग्स हैं वो हम यूज कर देते हैं बच्चों के साथ में, तो उनको लगता है कि यार मेरे अंदर कोई कमी है, तभी तो मेरे को ये अलाइनमेंट्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी चीज जैसे और चीजें हैं, एक्ने है। बहुत सारे बच्चों की जो स्किन होती है एक्ने प्रोन होती है, उनको पिंपल्स होते रहते हैं कई बार। हर बच्चे की स्किन अलग अलग होती है और एलर्जीज भी हो सकती है, उनकी वजह से भी होती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम बच्चों को टीज कर देते हैं, उनको बोल देते हैं कि देख कैसे लाल लाल मुंह हो रखा है और कैसे गंदा सा तूने शक्ल कैसी गंदी कर ली है अपनी। अब अगर उस बच्चे के हाथ में होता तो वो सही कर लेता। अब उस बच्चे के हाथ में नहीं है, उसकी स्किन टाइप है। हाँ हम उसको कुछ सॉल्यूशंस दे सकते हैं कि बेटा ये चीजें आप कर सकते हो, या फिर हम उसको साथ दे सकते हो चीजों में, हम अवेलेबल करवा सकते हो उसके लिए। बट उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, ये नेचुरल है। सबकी अलग अलग स्किन टाइप होता है जिसकी वजह से उसको ऐसा लग सकता है। कई बार स्पेशली कपड़ों को लेकर बहुत ज्यादा जजमेंट होता है। ये आज ही मैं एक पेरेंट से मिली थी और उस ड्यूरेशन में भी मैंने ये देखा कि उन पेरेंट्स ने मेरे को ये बोला कि हम इसको जो कपड़े निकाल के देते हैं वो ये तो नहीं पहनता, और दूसरे अपनी पसंद के कपड़े पहन लेता है, फिर अजीब सा लगता है, कभी टी शर्ट अलग कलर की पहन ली, पैंट अलग कलर की पहन ली। इट्स टोटली फाइन। अगर बच्चा अपनी डिसीजन खुद ले रहा है तो आप ये सोचिए कि उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को क्या पहनना है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो हम उसमें एक इंडिपेंडेंसी जनरेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस का जो फैक्टर है वो ही इनकलकेट कर रहे हैं वहां पे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बच्चा अपनी चॉइस से कपड़े निकाल रहा है, कपड़े पहन रहा है। तो इसके बजाय कि उसको हम, आप ये सोचिए कि अगर ये बात मेरे तक आई है तो डेफिनेटली उस बच्चे को कितनी बार सुनने को मिली होगी, क्योंकि मैं तो कभी मिली नहीं उनसे या फिर मैं उनकी कोई रेगुलर कांटेक्ट में भी नहीं रहती। रैंडमली फर्स्ट टाइम आई वाज मीटिंग देम और उस सिचुएशन में मेरे को ये बताया गया और बच्चा भी था। तो हो सकता है कि इस सिचुएशन में बच्चे को भी बहुत ज्यादा एम्बेरस फील हुआ। और मैंने उसी टाइम पेरेंट्स को ये बात समझाई कि ये गलत है, और आई रियली ट्राई टू अप्रिशिएट द चाइल्ड कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत छोटी चीज है कि हम कैसे हमारी जो अपीयरेंस, हमारे बच्चों की जो अपीयरेंस है उसको लेके हम कमेंट पास नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि कोई बच्चा है उसके ब्रेसेस लगे हुए हैं तो उसको अगर हम मजाक मजाक में मेटल माउथ है, इस तरीके के जो कमेंट्स है, इस तरीके के जो वर्ड्स है वो अगर बोल देते हैं तो वो बच्चे के दिमाग में घर कर जाते हैं कि मेरे तो दांत ही खराब। और कई बार हो सकता है कि वो हंसने से भी बचे। और यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ
मेरे जो टीथ का लाइन देखिए सिमिलर शेप नहीं होगी। तो बचपन में मुझे याद नहीं आता कि मेरी ग्रेजुएशन तक शायद मैं खुल के कभी हंसी। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। मैं अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ कि मैं ग्रेजुएशन के टाइम तक मुझे याद नहीं आता मेरी एक भी फोटो होगी जिसमें मेरे दांत दिखते हो, या फिर मैं किसी के भी सामने खुल के हंसी हूँ। मैं जब भी हंसती थी मुंह पे हाथ रख के फिर हंसती थी। क्यों? कि मुझे इतनी बार ये कमेंट सुनने को मिला था कि इसके दांत देख कैसे टेढ़े मेढ़े हैं, अच्छा एक दांत चूहा ले गया क्या, कहाँ गायब हो गया दांत। इस तरीके के कमेंट मैंने खुद पर्सनली सुने हैं, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि मैं हंसती नहीं थी और मुझे लगता था कि मेरी स्माइल बहुत ही बुरी है और मैं स्माइल करूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ग्रेजुएशन तक मैं कभी हंसी नहीं। जब मैंने ग्रेजुएशन में इन चीजों को सीखा कि ये मैटर नहीं करता, जब मेरे को ये चीजें समझ में आने लगी, और दैट डे इट चेंज फॉर मी। आई थिंक आज कोई भी मुझे देखता है या फिर मेरे से मिलता है तो सबसे पहले उन्हें शायद मेरे दांत ही दिखते हो। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज होने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, और हम एज ए पेरेंट उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। जैसे हमने वेट की बात करी, दूसरी हमने बात करी लुक्स और अपीयरेंस। और हम आगे चलते हैं और कुछ ऐसी चीजें जानते हैं जिसको लेके हमें टीज नहीं करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट कम्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे। और क्यों ना चाहे, बिकॉज हम चाहते हैं हमारा बच्चा सक्सेसफुल बने, इतने पैसे हम एजुकेशन पे लगाते हैं। बट लेट मी टेल यू, academic performance is not the only way for success. और ये सच है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस ही सिर्फ एक ऐसा रास्ता नहीं है जिससे सक्सेस मिले। हाँ, एकेडमिक्स रोल प्ले करता है हमारी नॉलेज बढ़ाने में, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा रास्ता नहीं है। एकेडमिक परफॉर्मेंस में ये तो आप मानते हैं कि हर बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकता। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा एटलीस्ट एवरेज तो रहे, एंड पेरेंट्स का एक्सपेक्ट करना ये जाहिर है। इसमें मैं ये नहीं बोलती कि पेरेंट्स गलत होते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि सारे बच्चे उस एवरेज तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर देम। तो ऐसे में क्या होता है कि हम बच्चे को मोटिवेट करें वो ज्यादा सही रहता है, इंस्टेड के अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे तो बच्चा और ज्यादा पीछे होने वाला है। वो एकेडमिक में तो पीछे है ही, वो बाकी चीजों में भी पीछे हो जाएगा। सो आई रिमेम्बर मेरी क्लास में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब की बात है। सो आई हैड वन ऑफ माई क्लासमेट्स, और वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। उसका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी यहाँ पे, बट ही वॉज अ बॉय एंड ही वॉज नॉट सो गुड विद स्टडीज। और वो उसने 60 समथिंग उसके 12th में परसेंट आए थे। उसके बाद में हम अलग अलग हो गए थे, हमारा कुछ कांटेक्ट नहीं था, कुछ ऐसे पता भी नहीं था। लेकिन ऑल ऑफ सडन आई वॉज ट्रेवलिंग बैक एट माई होम। मैं घर जा रही थी, मेरे होम टाउन जा रही थी, और अचानक से मुझे वो ट्रेन में मिला। कोइंसिडेंटली, नथिंग वाज प्लान, कुछ भी प्लान नहीं किया। एंड देन वी वर डिस्कसिंग कि हाँ क्या चल रहा है लाइफ में, क्या जॉब आप करते हो, हम शेयर कर रहे थे। एंड देन आई गॉट टू नो कि उसने नीट क्लियर किया है और वो एक डॉक्टर है। अब वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है, अगेन उसने गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं, उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, अब वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है। एंड वो सही वो सेम पर्सन है जो बेयरली जिसको 60% आए थे 12th ग्रेड में। तो वो एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी 12th में अच्छी नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। और जब मैंने उसका रीजन पूछा कि अरे यार ऐसा क्या हुआ तेरी लाइफ में जो जिसने तेरे को एकदम से ऐसे चेंज कर दिया, बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर कि एवरेज भी नहीं स्कोर कर पाते थे तुम। तो उसने शेयर किया कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस मेरी कंपनी चेंज हो गई, मुझे ऐसे लोग मिल गए जो मुझे मोटिवेट कर रहे थे, दैट्स इट। मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए और उसने 1 साल के अंदर नीट क्लियर कर दिया, उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई, अपनी पसंद का कोर्स मिल गया, सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि यार मोटिवेशन जब इतना रोल प्ले करता है तो व्हाई नॉट एवरी पेरेंट कैन मोटिवेट देयर चाइल्ड।
क्यों ना हर एक पेरेंट अपने बच्चे को मोटिवेट करे सही तरीके से। बट अब वो सही तरीका क्या है मोटिवेट करने का? पहली चीज, अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। दूसरी चीज, ये पता लगाए कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बच्चा एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, या तो उसका मीडियम चेंज हुआ है कि भाई वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आया है, या फिर अगर वो इंग्लिश मीडियम में ही है तो भी वो इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं है कि उसका उसका कॉन्फिडेंस ही इतना डाउन है, या फिर वो स्टडी आवर्स से टाइम ही नहीं देता है। ऐसी क्या चीज है? या फिर उसको स्टडीज एकदम बोरिंग लगती है। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये हो रहा है? और ये तभी होगा जब आप बच्चे को अपने सामने एकदम फ्रीली एक्सप्रेस करने देंगे। उसके मन में जो भी बातें हैं एकेडमिक्स को लेके, एज इट इज, अगर उसे बोरिंग भी लग रहा है तो बच्चा इतना कंफर्टेबल हो आपके साथ कि वो बोल सके कि मम्मा मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। सोल्यूशन तभी मिलेगा जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी। वरना चाहते तो हम सभी है ना कि हम सबके बच्चे अच्छे हों एकेडमिक्स में, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना है कि बच्चे को पहली चीज उसे फ्रीली एक्सप्रेस करने देना है। पता लगाना है कि बच्चा किस चीज की वजह से एकेडमिकली सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा। थर्ड स्टेप, जब हमें पता चल जाए कि क्या रीजन है, तब हमें इधर यू कैन कम टू स्कूल, आप स्कूल आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, किरण मैम से बात कर सकते हैं, और हम एक प्रॉपर स्टेप बना सकते हैं, एक फ्लोचार्ट बना सकते हैं जिसकी हेल्प से बच्चे की वो जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। अगर बच्चा, मैं ये नहीं कह रही कि 60 स्कोर करता है तो एकदम से वो 90 स्कोर करने लग जाएगा, बट अगर वो 60 स्कोर कर रहा है और वो 65 तक भी आ रहा है, वो 70 तक भी आ रहा है, दैट मीन्स वो एक प्रोग्रेस है क्योंकि बच्चे ने करी है मेहनत करके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्रिशिएट द प्रोग्रेस दैट चाइल्ड हैज मेड। बच्चे ने चाहे 10% की प्रोग्रेस करी हो, वो प्रोग्रेस काउंट होती है। और वही 10% क्या पता उसे एनकरेज कर दे आगे चल के और 20% गेन करने में। तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर किड विद द अदर चाइल्ड, इंस्टेड ऑफ उसे ये समझाने के लिए कि तुम अगर एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो तुम किसी भी चीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, ये हमें मैसेज नहीं देना है बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा एक कजन है जो कि एवरेज है पढ़ाई में, जिसने अपनी 10th में 75 और 80 के बीच में स्कोर किया था, और अपनी 12th में उसने 70 to 75 के बीच में स्कोर किया है। और अगर बाकी एकेडमिक रिजल्ट देखे हमारे घर के बच्चों का, तो उसके कंपैरिजन में उसका कम है। बाकी सबने 70 प्लस ही किया है, 80 प्लस किया है इवन। तो अगर हम उसे यहाँ ये उसे मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने अच्छा एकेडमिक परफॉर्म नहीं किया है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो गलत है। किरण मैम, आर यू एबल टू हियर मी? एक बार मैं ओके, सो इनसे आई, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार माइक चेक कर लें अपना। मे बी शायद आपकी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करने की कोशिश करें। ओके। अब वो मेरे कजन ने 70 to 75 के बीच में 12th में स्कोर किया, लेकिन उसकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी है। वो जहां पे भी जाता है ना, वहां पे दोस्त बना लेता है। उसे टाइम ही नहीं लगता है लोगों को कंफर्टेबल करने में, उनसे दोस्ती करने में। तो वी रिकग्नाइज दिस स्किल ऑफ हिज, और उसके बाद में उसका हमने करियर डिसाइड किया। उसके बाद में उसकी कोर्सेज हमने डिसाइड की कि क्या कोर्स ले सकता है, एंड ही इज वेरी मच हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो इस तरीके से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ रही है, एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो हमें सारी चीजें देखनी होती है। अगर सिर्फ एकेडमिक से बच्चा अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली उसमें एक चीज तो ऐसी मिलेगी जिसमें वो अच्छा होगा, जो जिसमें आप अच्छे नहीं होंगे। मेरी आपसे ये बेट है। आप इस चीज को मैं एकदम खुलेआम आपको चैलेंज कर सकती हूँ कि डेफिनेटली एक चीज में तो बच्चा अच्छा होगा ही होगा। सो जस्ट फाइंड दैट थिंग एंड एम्ब्रेस दैट थिंग इंस्टेड ऑफ नेगिंग द चाइल्ड रिगार्डिंग देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो अभी हमने कैटरिंग परफॉर्मेंस की बात करी। इसके साथ ही जो दूसरी चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इमोशनल सेंसिटिविटी। बेसिकली इमोशनल सेंसिटिविटी का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो हम बोलते हैं इन जनरल कि काफी सेंसिटिव है, बात बात पे रोने लग जाता है,
और हो सकता है कि उसको बहुत जल्दी अटैचमेंट भी हो जाता है, उससे रोने वाला सेंसिटिव नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से। तो उनके हर तरीके के इमोशंस फिर बहुत इजीली ट्रिगर होते हैं, चाहे वो हैप्पी इमोशंस हो, चाहे वो सैड इमोशंस हो, चाहे वो एंग्री का जो इमोशन है एंगर का वो हो। तो वो हर तरीके के इमोशंस को बहुत जल्दी एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो जनरली देखा जाता है कि उसे हम बात बात पे टीज कर देते हैं कि ये तो रोने लग जाता है, इसको तो कुछ बोल ही नहीं सकते, थोड़ा सा बोलते तो इसके आंसू बहने लग जाएंगे। और मैंने ये वर्ड भी सुना है, आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या आपने कभी यूज किया है या फिर आपने सुना है कि मगरमच्छ के आंसू है? ये खूब सुना है मैंने कि मगरमच्छ के आंसू है, गिराने लग जाता है। तो ये काफी कॉमन है, इस तरीके के वर्ड्स हम यूज करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी यूज किया है ऐसे वर्ड्स? हो सकता है कुछ और वर्ड्स यूज कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ भी है जो आप शेयर करना चाहें, हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस से दूसरे पेरेंट्स को शायद वो सीखने को मिले, या फिर वो अचानक से क्लिक भी कर सकता है कि हाँ यार ये तो मैंने अपने बच्चे को भी बोला है। रोतुमल, यस, इस तरीके के वर्ड्स भी हम डेफिनेटली यूज करते हैं कि ये तो काफी रोतलू है, बात बात पे रोने लग जाता है। या फिर कोई गुस्सा करता है तो उसको भी हम बोल देते हैं कि ये तो नकचड़ा है, एकदम पूरे दिन गुस्सा नाक पे ही रहता है इसके। तो हो सकता है ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हो। जिद्दी बच्चा है, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम बच्चे के इमोशंस को एड्रेस करने की बजाय, हम इमोशन को लेबल करने की बजाय बच्चे को लेबल कर रहे हैं। यहाँ पे जो इमोशनल सेंसिटिविटी होती है उसको जब हम सिखाते हैं तो बच्चे को ये सिखाते हैं कि आप कौन सा इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको लेबल करो कि मुझे हर्ट फील हो रहा है, या फिर मुझे सैड फील हो रहा है, मुझे एंग्री फील हो रहा है, मुझे हैप्पी फील हो रहा है, मुझे एक्साइटेड फील हो रहा है। तो यहाँ इंस्टेड कि हम बच्चे को इमोशन को जो आइडेंटिफाई करना सिखाए, हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे के ऊपर लेबल लगा देते हैं कि ये बच्चा रोतलू है, ये बच्चा है वो जिद्दी है, ये बच्चा है वो बहुत ही नकचड़ा है। इस तरीके के जो वर्ड्स है वो हम बच्चे को टैग दे देते हैं, और इससे बच्चा है वो अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट कर लेता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। जो मैंने बात कही थी स्टार्टिंग में कि ये जनरल टेंडेंसी है बच्चों में कि जो भी हम उनको बोलेंगे वो उसको रियलिटी मान लेते हैं। जैसा हिमांशु मैम ने भी एक्सप्लेन किया था कि वो उस पर्टिकुलर सेंटेंस से उन पर्टिकुलर लेवल से अटैच हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ शायद मैं ऐसा ही हूँ। हमारे पास में जब बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं तो इनमें से ये कॉमन देखने को मिलता है कि वो बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो हमेशा से सबने ऐसे ही बोला है कि मैं रोने लग जाता हूँ बात बात पे। अब हो सकता है कि वो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं रोता हो बच्चा भी। जैसे मेरे पास एक बच्ची है, उसकी काउंसलिंग में लेती हूँ, तो उस बच्चे को ऐसा लगता है कि मैम मैं तो हर बात पे रोने लग जाती हूँ। तो मैंने उससे पूछा था, मैंने उससे बात करी कि मेरे सामने तो आप कभी नहीं रोए। तो फिर उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो रोने लग जाती, बहुत खुश मिजाज लड़की है, बहुत अच्छे से समझती है चीजों को, बहुत मेच्योर भी है, लेकिन उसको आस उसके दोस्तों ने, उसके आसपास के लोगों ने शायद कई बार रिपीटेटिवली बोला होगा कि ये तो रोतलू है। तो उसे लगता है कि हाँ मैं तो जल्दी से रोने लग जाती हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब भी बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है उसको हम लेबल कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ हमें करना क्या चाहिए ये भी जानना जरूरी है। हमें बच्चे को इमोशन जो रेगुलेशन है वो सिखाना, कि अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना। उस रेगुलेशन में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि इमोशन को लेबल करना फर्स्ट चीज है, उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं हर्ट फील हो रहा हूँ, सैड फील कर रहा हूँ, हैप्पी फील कर रहा हूँ, इस तरीके से बचपन से जब आप, अगर हो सकता है आपके बच्चे नर्सरी क्लासेस में पढ़ते हो, यूकेजी एलकेजी में पढ़ते हो, फर्स्ट टू फिफ्थ ग्रेड में पढ़ते हो, वहां पे आप बच्चों को बहुत आसानी से सिखा सकते हो। तो ऐसे प्रैक्टिस की जानी चाहिए जहां पे लेबल किया जाए। जब बच्चे पहचानने लग जाएंगे इमोशंस को, तो आप उनको स्पेस दो कि वो एक्सप्रेस कर सके। अगर बच्चा रो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको, आपको उसको साथ में उसको सिंपैथी देने के साथ में आपको उसको स्पेस देना है कि वो अपनी जो
अंदर जो भी उसके नेगेटिव इमोशंस है, जो भी फीलिंग है नेगेटिव, उसको एक्सप्रेस कर सके, भले ही वो रोक के एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर हम उस टाइम उसको रोक देंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे, तो वो बच्चा है वो उस रिप्रेस कर देगा, उस इमोशन को दबा देगा, जो कि बाद में रिफ्लेक्ट हो सकता है कि जब वो बड़ा होए तब उसको वो अलग तरीके से इम्पेक्ट करे चीजें। तो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस तरीके से सफर करे। तो वी शुड गिव आवर चाइल्ड स्पेस जहाँ पे वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। अगर गुस्सा आ रहा है, जनरली ऐसा होता है कि ये शायद जनरल टेंडेंसी है हमारी कि जब भी बच्चा गुस्सा करता है तो हमें वो सही नहीं लगता, और हम उसको या तो थप्पड़ मार देते हैं, या हम उस पर चिल्ला देते हैं, या फिर हम कुछ इस तरीके का लाउड एक्सप्रेशन देते हैं, लाउड रिएक्शन देते हैं। वहां पे इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं कि मुझे पता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, और हो सकता है कि वो सही हो, मैं ये नहीं बोलती कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हो सकता है आपकी जगह अगर मैं होता तो शायद मेरे को भी गुस्सा आता। बट अगर मान लो बच्चा है कुछ ऐसे तोड़ फोड़ कर रहा है, चीजें फेंक रहा है उठा के, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो, लेकिन आप जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो वो सही तरीका नहीं है, आप मुझे बताओ कि आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे हमने डाइवर्ट कर दिया बच्चे को, कि वो अगर कोई नुकसान कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, चीजें फेंक रहा है, वो ना करे, लेकिन आपको उसको गुस्सा एक्सप्रेस करने से रोकना नहीं है कि आप गुस्सा दिखाओ मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली सबसे ज्यादा रिप्रेस्ड जो इमोशन है वो एंगर ही, एंगर को सबसे ज्यादा रिप्रेस किया जाता है कि गुस्सा है वो तो दिखाना ही नहीं चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कब कब हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एक एग्जांपल है छोटा सा, कि जनरली मूवी देख रहे होते हैं, या फिर हम कहीं पे ऐसी जगह पे होते हैं, तो किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया और अगर बच्चा रो रहा है, या फिर कोई मूवी का सीन देख के रो रहा है, उस सिचुएशन में अगर हम उसे लेबल कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं कि क्या यार इसे मूवी से ही रोने लग गया, ये तो रोता ही रहता है, इसको तो कुछ थोड़ा सा देखते ही रोने लग जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों पे हमें उसको इस तरीके से लेबल नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सुनने में शायद एक बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है बच्चे के माइंड पे। और वो फिर चाहे जो दूसरी चीजें जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जनरल जो हमारी अवेयरनेस है, उन सबको इफेक्ट करती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम उसको लेबल ना करें। बच्चे को लेबल करने के बजाय हमें इमोशन को लेबल करना है कि कौन सा इमोशन, एक मंत्र की तरह हम यूज कर सकते हैं कि हमें बच्चे को लेबल नहीं करना, उसके इमोशन को लेबल करना सिखाना है। तो अगेन स्पीच एंड कम्युनिकेशन, तो बहुत बार जो बच्चे हैं उनकी बोलते हैं ना कि आवाज साफ नहीं आती है, बच्चे की शब्द साफ तरीके से नहीं बोलता है मैम। और यूजुअली क्या होता है कि अगर ऐसा है तो हमें स्टार्टिंग में तो बच्चा बहुत क्यूट लगता है, लेकिन जैसे ही वो 4 या 5 साल का होता है स्टिल उसकी आवाज साफ नहीं होती है, तो हमें बच्चे को थोड़ा सा उनको मजाक बना देते हैं, हमें वो क्यूट लगता है, लेकिन वो बच्चे के लिए क्यूट नहीं होता है। तो आई हैड वन ऑफ माई कजन, सॉरी कजन का बेटा है, दैट मीन्स माई नेफ्यू, जिसकी बोली साफ नहीं थी। तो अभी तो उसकी बोली साफ हो चुकी है, व्हेन ही वाज ऑफ 4 और 5 इयर्स, तो अब उसे स्कूल डालना था। लेकिन हम लोग उसे 5 साल का वो जब तक नहीं हुआ हम उसको स्कूल ही नहीं डाल पाए थे। क्यों? क्योंकि उसकी बोली साफ नहीं थी, और उसे अंडर कॉन्फिडेंट फील होता एज कम्पेयर टू अदर्स। दूसरों से वो खुद को कंपेयर करता था कि वो तो साफ अच्छे तरीके से बोल लेते हैं और मैं बोल नहीं पाता हूँ। और उसकी इतनी साफ नहीं थी कि वो अगर हमें भी अपनी कोई परेशानी बताता था तो हमें भी टाइम लगता था समझने में कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें बच्चे को चिढ़ाना नहीं है, उसकी नकल नहीं उतारनी है, और उसका मजाक नहीं बनाना है। इंस्टेड हमें बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जा सकते हैं, ताकि वो उन्हें ऐसी प्रैक्टिसेस करवाते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिनसे उनकी बोली साफ हो जाती है, आवाज साफ हो जाती है। अब अगर साफ नहीं होती है तो जैसे ही, क्योंकि ये लाइव एग्जाम्पल है, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। एक स्टूडेंट भी था जिसकी बोली साफ नहीं थी, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टिल ही नीडेड स्पीच थेरेपिस्ट। और मैंने पेरेंट्स को रेकमेंड किया कि आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाइए, और आज वो बच्चा साफ बोल पा रहा है।
तो द थिंग इज कि अगर ऐसी सिचुएशन आप किसी अपने नेबरहुड में देखते हैं बच्चे की, या फिर रिलेटिव्स में देखते हैं, रिलेशन में देखते हैं, या फिर आप अपने घर में अगर ऐसी सिचुएशन है, तो बच्चे को चिढ़ाइए नहीं, उसकी नकल मत उतारिए। बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास में लेके जाइए, ताकि बच्चा एक्सरसाइज करके सारी चीजें सही कर सके। और इंस्टेंट बच्चा कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएगा। और अगर बच्चा कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाता तो बहुत सारी चीजें हैम्पर हो जाएंगी। जैसे वो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, उसे लगेगा कि सब जैसे ही मैं बोलूंगा सब हंसेंगे। वो दोस्त नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा मेरी मजाक बनाएंगे, मेरा मजाक बनाया जाएगा। उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन रहेगी। वो किसी भी बाकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, सोशल रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने जितनी भी चीजें शेयर करी हैं उसके साथ में हमने सॉल्यूशंस भी शेयर करे हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि सॉल्यूशंस पे ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन सॉल्यूशंस पे सिर्फ सॉल्यूशंस पे ध्यान देना और बच्चे के इमोशंस को नेग्लेक्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। तो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उसमें हमें सॉल्यूशंस पे तो ध्यान देना ही है, प्लस हमें ये देखना है कि ये चीज बच्चे को क्या फील करवा रही है। बात करें और कौन सी ऐसी चीजें हैं, तो वी वुड शेयर टू मोर थिंग्स, बिकॉज हमारा जो टॉपिक था वो था 7 थिंग्स यू शुड नॉट टीज योर चाइल्ड अबाउट। तो अगली जो 6 नंबर जो फैक्ट है वो है कि हम सब में कुछ फियर होता है। और मैं ये बोलूंगी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। हम एज एन इंडिविजुअल बहुत ज्यादा हद तक फियर ड्रिवन है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आप पूजा पाठ क्यों करते हैं? मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप भगवान को क्यों पूछते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं? कोई आंसर देना चाहे, कोई भी चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम पूजा क्यों करते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं। ठीक है, मन को शांत रखें। बट मन को शांत रखने के लिए तो हम घर पे बैठ के और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज करके बताने की कोशिश करती हूँ कि जब भी हम मंदिर जाते हैं, जब भी हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो क्या ऐसा होता है क्या कि 70% टाइम हम उनसे कुछ हमें सेफ करने के लिए कुछ मांग रहे होते हैं? भगवान मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, भगवान मेरा मुझे ये मिल जाए बस। क्या हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? हाँ, कई बार हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए भी जाते हैं, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग हम 75% मिनिमम इसी वजह से जाते हैं कि हम उनको हमें सेव करने के लिए हम उनसे मांग रहे हैं कुछ ना कुछ। तो क्या वो फियर नहीं है? क्या हमें ये नहीं लगता कि आज मैंने पूजा नहीं करी तो आज तो कुछ गलत हो जाएगा? क्या कई बार आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि अच्छा, ये कलर तो मेरा लकी कलर नहीं है, तो अगर मैंने आज ये पहन लिया तो आज तो मेरे साथ कुछ गलत हो। ये हमारी डे टू डे प्रैक्टिसेस है। हम दिन में जितनी चीजें करते हैं उनमें से बहुत सारे काम हमारे फियर ड्रिवन है, कि जिनके पीछे कुछ ना कुछ फियर है कि उस जो फ्यूचर वाली जो चीज है उससे बचने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कि कहीं वो ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये डर है हमारे अंदर। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं फियर और फोबियाज की, कई बार तो मैं बोलूंगी कि यस डेफिनेटली पवन सर ने आंसर दिया है, हम डरते हैं बहुत चीजों से और उनसे बचने के लिए करते हैं। यस, दैट वाज माय क्वेश्चन, कि हम डरते हैं और उस डर की वजह से हम मोस्टली एक्टिविटीज करते हैं, भगवान को पूछते हैं, जितने भी प्रिकॉशंस लेने हैं कि आज मंगलवार है तो ये नहीं करना, आज शनिवार है तो ये नहीं करना, बिल्ली रास्ता काट के तो अब नहीं जा सकते उधर से। तो मोस्टली चीजें हम फीयर ड्रिवन करते हैं। वैसे
हमारे जो बच्चे हैं उनमें कुछ फियर एंड फोबिया, फियर और फोबिया अलग अलग है। फोबिया वो सिचुएशन होती है जहां पे हमारा जो फियर है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो हमें बहुत लार्ज स्केल पे इम्पेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को हाइड्रोफोबिया है, किसी को पानी से डर लगा, फोबिया है अगर पानी का, तो वो पानी के नाम से भी डरे, उसे उस जिस चीज से फोबिया है, जिस ऑब्जेक्ट से, जिसमें चीज से फोबिया है, उसके नाम से भी डर लगे, उसके बारे में सोचने से भी डर लगे। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन। तो अगर किसी बच्चे को किसी चीज से डर लगता है या फिर फोबिया उसने डेवलप कर लिया है, और अगर उस बात को उसको मजाक बनाया जाता है, तो बच्चा बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता है। एक तो वो ऑलरेडी परेशान है, ऑलरेडी वो सफर कर रहा है, और उसके ऊपर से उसे सपोर्ट भी नहीं कर रहा, वो अकेला महसूस करता है उस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, तो ये हमने जनरली देखा है कि जिस बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, हम मजाक मजाक में उसको ये भी बोल देते हैं कि मैं लाइट बंद कर दूंगा, मैं अंधेरा कर दूंगा अगर आपने ये काम नहीं किया तो। मतलब हम उसके उस फियर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम उसको फीड कर रहे हैं उस फियर। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू डील विद आवर चाइल्ड। अगर उनको कोई भी फियर है, कोई भी फोबिया है, तो उसे टीज करने के बजाय हमें उसे एड्रेस करना है। कैसे करना है? अगर फोबिया डेफिनेटली बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, उसमें आपको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। थेरेपी के थ्रू ही उसे क्योर करते हैं। अगर जनरली फियर है, तो भी आपको उसे स्ट्रॉन्ग करने के बजाय, उस फियर को फीड करने के बजाय कि हाँ मैं लाइट बंद कर दूंगा, देखना अभी अंधेरा हो जाएगा अगर आप ऐसे करोगे, तो ये जो सेंटेंसेस है, ये यूज करने के बजाय हमें उसे धीरे धीरे ये समझाना चाहिए कि सपोर्ट, कि मैं आपके साथ में हूँ, तो ये चीज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डॉग से डर लगता है, तो आपको उसे धीरे धीरे सेंसिटाइज करना चाहिए कि मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। इससे बच्चे को लगेगा कि यार, अगर मेरे सामने कल कोई सिचुएशन आ गई जहां मुझे उस फियर का सामना करना पड़ा, तो मेरे पास सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स हैं या फिर जो भी इंसान हो मेरे साथ में रहे, मुझे डरने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हमें उसका फियर कम करना है, उसके लेवल को रिड्यूस करना है। आप उसे धीरे धीरे उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर सकते हैं कि अच्छा कैसे डर लगता है, क्या है, लेकिन ये देखो लाइट है। धीरे धीरे उसको फियर से एक्सपोज भी करवा सकते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर फोबिया है, तो आई वुड से कि आप किसी से डेफिनेटली कंसल्ट करें, कोई भी साइकोलॉजिस्ट से। आप हमारे पास आ सकते हैं, स्कूल आ सकते हैं, वहां पे हम उस वो आगे का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो हमें बच्चे को टीज नहीं करना बेसिकली। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर एक एग्जांपल मैं दूंगी कि अगर किसी बच्चे को बहुत तेज आवाज से डर लगता है, तो मैंने ये भी देखा है कि जब भी बच्चा कोई बदमाशी करता है, इधर उधर भाग रहा होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फोन में वैसे कोई तेज आवाज चला देते हैं ताकि वो बैठ जाए। टीवी पे कुछ वैसा चला देते हैं, जो सिमिलर फियर है उसका, उससे सिमिलर कुछ चला देते हैं ताकि बच्चा डर जाए। लेकिन वो सही तरीका नहीं है उस बच्चे से डील करने का, उसकी प्रॉब्लम से डील करने का। वो प्रॉब्लम इंक्रीज ही होगी और बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट डाल रही है बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए। स्पेशली जो फियर है, मैंने इसीलिए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हम फियर ड्रिवन काम करते हैं, तो जितना स्ट्रॉन्ग फियर होगा हमारा, उतनी ही ज्यादा हमारे जो बिहेवियर है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। सो आई होप कि आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, so very quickly, we are going to cover the seventh topic of today, that is gender identity and expression. So we know कि जेंडर पे हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही जाने अनजाने में ये सिग्नल्स दे देते हैं कि वो लड़का है और लड़की है। जैसे कि अगर छोटा लड़का है तो हम उसे खिलौने में क्या लाके देंगे, गन लाके देंगे, कार्स लाके देंगे। अगर लड़की है तो उसे हम क्या लाके देंगे, डॉल लाके देंगे, पिंक कलर के कपड़े ज्यादा पहनाएंगे, फ्रॉक पहना देंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को ये सेंस बहुत पहले से ही दे देते हैं कि
वो मेल है या वो फीमेल है। अगर बच्चा डॉल्स के साथ में अब खेल रहा होता है तो हम कहते हैं अरे क्या लड़कियों वाली चीजों के साथ खेल रहा है ना। या फिर अगर कोई सपोजिटली 10 साल का बच्चा है तो वो खुद ही बोल देता है कि नहीं मैं डॉल से क्यों खेलूंगा, मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। एंड दिस हैपेंस बिकॉज हमने ही बच्चे को वो फीड कराया है कि यू आर अ बॉय एंड इट इज यू आर नॉट सपोज टू प्ले विद डॉल्स। बट ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग इज कि बड़े होके हम ये तो सब चाहते हैं कि जो मेल है उसको भी घर का खाना बनाना आना चाहिए, उसे अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए काम में। ठीक है, ये सारी फीमेल्स एक्सेप्ट करती होंगी और एक्सपेक्ट करती होंगी जो कि मैरिड है। बट हमने खुद ने ही बच्चों को, आप कितने, अब तो काफी सारी चीजें चेंज हो रही हैं, बट पहले के जमाने में आपने कितनों को देखा है कि मेल को भी सिखाया जाता था कि आप ये खाना बनाओ, और उसमें कुछ भेदभाव भी नहीं किया जाता था कि अगर घर में खाना पकड़ाना है तो लड़का पकड़ा रहा है या लड़की पकड़ा रहा है तो पकड़ा रही है, दोनों एक ही बात। पहले के जमाने में ये बहुत होता था। आई यूज टू रिमेम्बर कि जब मेरी दादी माँ जिंदा थी तो क्योंकि मैं इकलौती लड़की हूँ हमारे घर में और बाकी सब मेरे भाई लड़के ही ऑब्वियसली, तो वो मुझे बोलती थी कि जाओ भैया को खाना पकड़ा के आओ। तो आई यूज टू आस्क हर, मैं उनसे पूछती थी क्यों वो खुद नहीं ले सकते क्या। एंड इवेंचुअली आई डू नॉट नो हाउ आई वाज लकी, बट मेरे घर में फिर ऐसे ही रेज किया गया कि हाँ हाँ लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आज चाहे अगर फाइनेंशियल टर्म्स की बात आए तो वहां पे मेरा स्टैंड भी लिया जाता है। चाहे घर में कुछ पकाने की या कुछ स्पेशल डिश बनाने की बात आती है तो मेरे भाई भी हेल्प करवाते हैं। एंड दिस इज समथिंग वेयर व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम मेल और फीमेल को दोनों को एक दूसरे के जेंडर की रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं। तो इंस्टेड हम बच्चों को ये चिढ़ाएं कि क्या लड़कियों के खिलौने से खेल रहा है या फिर क्या लड़कियों की तरह रो रहा है ना। यूजुअली हम बोल देते हैं अरे लड़के रोते नहीं है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ सच थिंग्स कि हम ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें जिसमें हम खुद ही जेंडर का एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। आगे हम चाहते हैं कि हमारी लड़की है तो वो भी अच्छा पैसा कमाए, सक्सेसफुल बने। अगर हमारा लड़का है तो भी हम यही चाहेंगे कि उसकी फैमिली अच्छे से रहे। जब हम दोनों जेंडर के लिए सेम चीजें चाहते हैं तो वाई टू क्रिएट सच डिफरेंस एंड वाई टू फीड सच थिंग्स इन देयर माइंड। तो ध्यान रखिए कि आप ऐसी चीजों को लेके मजाक ना बनाएं। और ये थे आज के हमारे 7 टॉपिक, 7 चीजें जो कि एक ब्रॉड टॉपिक के अंदर हमने कैटेगराइज करी कि ऐसी चीजें जिनको लेके आपको अपने बच्चे को चिढ़ाना नहीं चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी भी एज ग्रुप का हो। तो आई होप वी हैव मेड आवर पॉइंट क्लियर। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सबके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप हमें चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। उससे पहले हम डैम श्योर के किरण मैम इस कोट को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हमने आपके लिए एक सिंपल सी कोट यहाँ पे रखी है। ट्रॉमा इज स्टोर्ड इन बॉडी एंड एक्सप्रेस्ड इन रिलेशनशिप। कि जब ट्रॉमा किसी भी चीज का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि किसी कोई भी इंसिडेंट होगा उसका ट्रॉमा हो सकता है, जो कि हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन हुई हो या फिर हमारे लिए एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन हुई हो, उसका ट्रॉमा हो सकता है। तो ये जो टीजिंग वाली चीज है ये भी ट्रॉमेटिक होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को इस बात से बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होता था कि मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, मुझे हमेशा टीज किया जाता था कि तेरे दांत कैसे से हैं। तो उस चीज से भी ट्रॉमा जनरेट होता है और वो हमारे जो रिलेशनशिप्स है उसमें इम्पेक्ट करता है। अगर बच्चे के फियर को बहुत ज्यादा फ्यूल दिया गया है तो हो सकता है कि बच्चा आपसे डिस्कनेक्टेड फील करे कि आपने उसे सपोर्टिव या आपने उसको अकेला महसूस करवाया। सपोर्ट करने के बजाय, उसे सेफ फील करवाने के बजाय उसे अकेला छोड़ दिया गया, तो वो फिर आपसे डिस्कनेक्ट कर लेगा। वो आपसे कभी बात ही नहीं करेगा, कभी शेयर ही नहीं करेगा अपनी चीजें, चाहे वो कोई सा भी रिलेशनशिप हो सकता है। कई बार जो मैं हमने जब अभी जो 7 चीजें बात करी, इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पर्सनल रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होती है। मान लो कल को बच्चे के साथ में इस तरीके की सिचुएशन हुई है, तो जब उसकी शादी होती है तो अपने पार्टनर के साथ में भी शायद इतना ट्रांसपेरेंट रिलेशन शेयर नहीं कर पाता। उसको वहां पे भी वो चीजें जो दबी हुई है
के अंदर वो रिफ्लेक्ट होती है, वो एक्सप्रेस होती है। तो आई होप कि वी एज अ कॉन्शियस पेरेंट, वी as a positive parent, we will take care of these few things, and this can change the life of our child. So अगर आप किसी भी पेरेंट के कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एक स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था कि मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड किसी का, शायद मनोज सर का क्वेश्चन था। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सर हमने मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड वेबिनार लिए हैं और उसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास में है, जो हम जो कम्युनिटी है उसमें डालते हैं। और उस कम्युनिटी को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप थम्स अप भेज दीजिए, अगर नहीं ज्वाइन कर रखा तो अभी लिंक हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे चैट बॉक्स में, उस लिंक के थ्रू आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। हिमांशु मैम कुछ पूछना चाहती हैं? सॉरी। Do you want to ask something? I saw something in chat box. नो अच्छा, नो, मैंने ये लिखा था कि काइंडली आस्क योर क्वेश्चंस हियर, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। आप हमें चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं एंड वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बाय देन जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका लिंक भी ड्रॉप कर दिया। अगर आपने ये कम्युनिटी ज्वाइन कर ली है तो वेल एंड गुड, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस थम्स अप। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक किसी भी पेरेंट का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, so we would like to conclude it here, and we will be coming again on next Sunday with another topic, another discussion, and every Sunday is special for us because of you, and we would like to have you again with us. Thank you so much, parents, for being here with us and listening out to us. And I hope जो चीजें आज हमने शेयर करी हैं आप उसको कहीं ना कहीं रिलेट करें हमारे, आप अपनी डे टू डे लाइफ में, और उन सॉल्यूशंस का यूज करें ताकि आप भी एक स्टेप आगे हो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश में। थैंक यू सो मच एवरीवन।